हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे खरखोदा की। आज मैं समझाऊंगा आपको खरखोदा का जो मास्टर प्लान 2041 है वो कैसे कैसे डिप्लॉय हुआ है और कैसे कैसे सरकार ने उसको बनाया है। कहाँ पे आर जोन है, कहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है, कहाँ पे कोई और जोन में बांटा गया है। तो आज पूरी बात करते हैं, पूरे खरखोदा के मास्टर प्लान को समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने लिए प्रॉपर्टी चूज करने में भी आसानी रहेगी। अगर आप इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल में कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में आपको आज पूरा का पूरा 2041 खरखोदा का सेक्टर प्लान समझाऊंगा और उस मास्टर प्लान में ये बताऊंगा मैं आपको कि किस एरिया में सरकार ने किस तरह से उसको डिवाइड किया है। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, चलते हैं वीडियो में। तो पहले पे आता है कि खरखोदा को किस तरह के सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें कई तरह की चीज़ें दी हैं। एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो कि आपका 3 फेज में डिवाइडेड है, M1, M2, M3। इसके बाद इसमें आर जोन है, ट्रांसपोर्ट जोन है, रिक्रिएशनल जोन है और आपका PSP जोन है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कमर्शियल जोन भी इसके साथ आपका डेवलप किया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट के लिए बेसिकली 6 पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किए हैं। जो इसके अलावा जो लैंड बच जाएगी वो लैंड आपका एग्रीकल्चर फॉर्म में काम आएगी, जिसके ऊपर आप CLU वगैरह ले सकते हो। और जो ये जोन डिसाइड कर दिए हैं गवर्नमेंट में, इसमें गवर्नमेंट के हिसाब से ही आपको लाइसेंस वगैरह या CLU वगैरह करवाना होगा। उसमें उस जिस जोन के लिए पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने उस जोन को बांट दिया है उसी जोन का काम उसमें आप किया जा सकता है। जैसे कोई इंडस्ट्रियल जोन के लिए कोई लैंड सेक्टर डिनोट कर दिया गया है तो आप उसमें सिर्फ इंडस्ट्री ही लगा सकते हैं, उसमें रेजिडेंशियल का CLU नहीं आएगा। और अगर आपको रेजिडेंशियल के लिए कोई सेक्टर एलोकेट कर दिया है तो उसमें सिर्फ रेजिडेंशियल ही आएगा, उसमें कोई इंडस्ट्री या किसी अदर तरह का CLU नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ सरकार ने अपनी वाटर बॉडीज़ भी तैयार की हैं इस एरिया से बाहर, जो मास्टर प्लान से बाहर की है। वहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज़ और कुछ आपका रिचार्जेबल वाटर स्टोरेज वगैरह का भी गवर्नमेंट ने प्रावधान दिया है। तो ये तो हो गया मोटा माटी एक भाई यहाँ पे सरकार क्या क्या प्लान कर रही है। अब इसको मैं एरिया वाइज आपको डिटेल में समझाता हूँ। क्या इसमें एरिया के हिसाब से इंडस्ट्रियल में, रेजिडेंशियल में कौन सा सेक्टर किस में आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खरखोदा की रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। खरखोदा की रियल एस्टेट को आज से 3 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। लिमिटेड जो आसपास के लोग थे उन लोगों को ही खरखोदा के बारे में इंक्वायरी करते थे, उसके अलावा कोई जानकारी लोगों को नहीं थी। ना यहाँ पे रेट से, ना यहाँ पे रियल एस्टेट की कोई बात करता था। लेकिन जैसे ही मारुति 3 साल पहले अनाउंसमेंट होने लग गया कि मारुति आने वाली है, मारुति आने वाली है, तो जैसे ही मारुति ने यहाँ पे ज़मीन एलोकेट की, यहाँ पे HSID से ज़मीन परचेज की, उसके बाद खरखोदा रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा नाम बन गया और इसने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई। आज खरखोदा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, चाहे वो मारुति है, चाहे मारुति के साथ की आपकी कई सारी कंपनियां हैं। यहाँ पे मिंडा, JBM, आपका सुब्रोज और आपका और भी इसके अलावा मदरसन जैसी काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग रही हैं, जिससे यहाँ पे काफ़ी बड़े स्केल पे रोज़गार डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर भी इसके साथ से निकल के जा रहा है। यहीं से जम्मू कटरा हाईवे भी यहीं पास से जा रहा है। UER2 का एक्सटेंशन पर भी यहीं से खरखोदा के पास से निकल के जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और आपका जॉब्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये काफ़ी बड़े स्केल पे होने वाला है। तो इसलिए खरखोदा को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो रियल एस्टेट के व्यू से मैं बताऊं तो ये भी एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट का एरिया बनेगा। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल एरिया की। तो इंडस्ट्रियल एरिया को KMP से उधर दिल्ली की तरफ एलोकेट किया गया है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला सेक्टर है M1, फिर दूसरा सेक्टर है M2, तीसरा सेक्टर है M3। अभी हाल फिलहाल तक सरकार ने सिर्फ M1 को ही एलोकेट किया है, उसी की गवर्नमेंट ने ऑक्शन में उसके प्लॉट्स दिए हैं, जहाँ पे मारुति का प्लांट आ रहा है। तो जो प्लांट आ रहा है ये सेक्टर M1 में कहलाता है। जो मुझे लगता है आज तक आप लोगों को इस बारे में जानकारी रही होगी, किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी डीलर ने आपको ये बताया होगा। इसके अलावा जो M2 और M3 सेक्टर हैं वो उसकी ज़मीन अभी सरकार ने एक्वायर नहीं की है और वो जल्द ही एक्वायर होने वाली है। तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी नायब सरकार जल्द ही इसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन M1 में काम शुरू हो चुका है और मार्च के शुरुआत तक मारुति का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर M1, M2 और M3। अब बात करेंगे अगले सेक्टर्स की।
अब बात करते हैं आर जोन की। आर जोन जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये रेजिडेंशियल को ही एक्सप्रेस करता है, तो ये रेजिडेंशियल जोन का एरिया है जो केएमपी से खरखोदा की तरफ डेवलप किए जा रहे हैं। यहाँ पे मोटा माटी 11 सेक्टर गवर्नमेंट ने आर जोन में सिलेक्ट किए हैं और इनको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि एक दूसरे से वो अटैच भी हैं और उनके बीच में कुछ कुछ एरिया में स्पेस भी है। इन सब सेक्टर्स को 45 मीटर से लेकर 60 मीटर के रोड तक डिवाइड किया गया है। मतलब इन रोडों को जोड़ने के लिए आपस में जो रोड, इन सेक्टर्स को जोड़ने के लिए जो आपस में रोड दिए गए हैं वो 45 मीटर और 60 मीटर के हैं। उनके इंटरनल रोड्स 24 मीटर के भी हैं जो कि आपको मास्टर प्लान में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ रेजिडेंस सेक्टर की, तो इनमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं? तो सबसे पहले सेक्टर आता है सेक्टर 2, उसके बाद आता है 4, फिर 6, 7, 9, 10, 10A, 11, 11A और लास्ट में आता है 2A। इसके अलावा एक सेक्टर और भी है जिसको सरकार ने अभी कोई नंबर अलॉट नहीं किया है, लेकिन उसका एक लोकेशन मार्केशन करके मास्टर प्लान में छोड़ दिया गया है। उसके ऊपर कोई भी नंबर अभी लिखा नहीं गया है। तो इस कुल मिला के ये 11 सेक्टर आपको मिल जाते हैं आर जोन में। तो इन आर जोन में सिर्फ रेजिडेंशियल कॉलोनीज ही डेवलप हो सकती हैं, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, किसी यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया हुआ था। उस वीडियो में बताया था कि जी ये इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे 300 लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो सकती हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हर किसी के वीडियो पे आप देख के ट्रस्ट न कीजिए, उन फैक्ट्स को चेक कीजिए। चाहे मेरी भी वीडियो आप देख के फैक्ट्स को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि इसके बगैर आपका डिसीजन लेना बड़ा टिपिकल हो जाएगा, आपको परेशानी होगी। तो फैक्ट्स चेक जरूर, क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग जो वीडियो बना के डाल रहे हैं वो अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। जब ये होता क्या है, जो आर जोन के अंदर, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये जो 300 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आप यहाँ पे उन्होंने मास्टर प्लान में पढ़ के आपको ये बता दिया कि 300 नंबर तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। नहीं, 300 नंबर का मतलब है डेंसिटी, हेक्टेयर वाइज डेंसिटी डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट। किसी भी सेक्टर में उसकी डेंसिटी के हिसाब से ही सेक्टर को अलॉट किया जाता है। तो हर सेक्टर के अंदर डेंसिटी डिसाइड होती है। तो यहाँ पे आर जोन में 300 पर्सन पर हेक्टेयर की डेंसिटी है। मतलब 100 बाई 100 मीटर का जो एरिया होगा उसे हेक्टेयर बोलते हैं। उस एक हेक्टेयर में गवर्नमेंट की तरफ से 300 लोग रह सकते हैं। तो वो जो 300 दिखाई दे रहा है ना आपको, जो दिखाई दिया था, उस 300 का मतलब है आपका इस एरिया की डेंसिटी 300 है, 300 है। इसके बाद आता है सेक्टर 1। सेक्टर 1 आता है वो है PSP जोन, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेस का। ये सेक्टर भी सरकार ने सेक्टर 1 के अंदर इसके लिए ज़मीन एलोकेट की है। इसके बाद सेक्टर आता 3 और 3A जो कि ओपन स्पेस हैं, नॉन रेजिडेंशियल हैं। इनके अंदर भी जो चीज़ें आएंगी मैं आपको उसके बाद में विस्तार से बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको सेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। इसके अलावा सेक्टर 5 जो कि कमर्शियल सेक्टर होने वाला है, इसको भी अगली वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके बाद है सेक्टर 8 जो कि केएमपी के साथ लगता हुआ है और ये ट्रांसपोर्ट जोन के हिसाब से गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। तो ये तो हो गए सेक्टर्स और किस सेक्टर में क्या प्लानिंग होगी वो है। अब इनके बारे में डिटेल्स में मैं पूरी आपको वीडियो बताता हूँ और इसमें आप नोट कर सकते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। इसमें पर सेक्टर के हिसाब से किस सेक्टर में कौन सी ज़मीन आ रही है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा और वीडियो को आधे में छोड़ के मत जाइएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी अगर आप खरखोदा में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। और किसी भी मास्टर प्लान को समझने के लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी माइनर डिटेल्स भी मैंने आपको बताई हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं अब आर जोन की। आर जोन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, आर जोन का मतलब है प्योर रेजिडेंशियल जोन। इसके अंदर कॉलोनीज, आपका सेक्टर्स में जो रेजिडेंशियल एरिया है वो डेवलप किया जाता है, चाहे वो हाई राइज अपार्टमेंट्स हो, चाहे आपका फ्लोर्स हो, विला हो, टाउनशिप हो, दीनदयाल हो, ये सब आपका आर जोन में ही डेवलप होता है। तो आर जोन है जो उसके अंदर कुछ छोटा छोटा कमर्शियल भी होता है जो आपका गवर्नमेंट के हिसाब से ही एलोकेट होता है। बिल्डर के हिसाब से 5% तक का कमर्शियल आप बेच सकते हैं। तो वो कमर्शियल सिर्फ एक्टिविटी हर सेक्टर के वाइज देनी होती है, तो वो इसके अंदर आपकी काउंट हो जाएगी। डेंसिटी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि हर सेक्टर की 300 पर्सन पर हेक्टेयर की डेंसिटी डिसाइडेड है। तो इसके बाद अगर बात करके देखते हैं
ऐसे यूट्यूबर्स जो मास्टर प्लान को आप एक्सप्लेन करते हैं, तो वो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्यूअर्स को और अपने कस्टमर्स को बिल्कुल डिटेल में ये बताएं। पहले तो आप खुद समझ लें उसको, मास्टर प्लान को। अगर आप लोग उसको खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो कस्टमर्स को और अपने व्यूअर्स को आप गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन रिसेंटली ही कुछ वीडियोज़ मैंने देखी थी जिसमें मास्टर प्लान के बारे में गलत गाइड किया गया था, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुछ लोगों ने 300 नंबर देख के उसको कमर्शियल बना दिया, कुछ लोग कुछ बता देते हैं, कुछ किसी सेक्टर को कुछ भी बता देते हैं कि ये सेक्टर यहाँ लगता है वहाँ लगता है। तो वो यूट्यूबर भी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। इसमें मैंने अपने पर्सनल से कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप लिंक इसमें मैं आपको डाल दूंगा टीसीपी हरियाणा का, वहाँ पे आपको मास्टर प्लान की कॉपी मिल जाएगी और इसके साथ साथ उसकी गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी कहाँ पे क्या है, तो आप लिंक में जाके सारे फैक्ट्स चेक कर सकते हैं। तो इसमें कहीं भी कुछ मेरी तरफ से नहीं बनाया गया है, जो भी बताया गया है वो मैंने मास्टर प्लान से और उनकी गवर्नमेंट के टीसीपी की गाइडलाइन के थ्रू ही बताया है। तो इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं या जो आपको मिल रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पॉन्सर्ड किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से आप अपना इंश्योरेंस करवा सकते हो, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है और जीवन के, अगर आपके जीवन के साथ और जीवन के बाद अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो वो सिर्फ आपका इंश्योरेंस ही करता है। आपको चाहे कोई भी इंश्योरेंस कवर हो वो आपको लेना चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका टर्म प्लान हो, चाहे आपका वो किसी भी तरह का लाइफ सेविंग प्लान हो। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके बाद आपकी फैमिली को देखने के लिए आप तो नहीं होते, लेकिन एक वो स्पेसिफाइड अमाउंट आपका इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दे दिया जाए जिससे आपके परिवार का गुजर बसर हो जाए और वो अपने पैरों पे डिपेंडेंट हो जाएं। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये रहती है कि आप लोग लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लें। अपनी सारे फैक्ट्स चेक किए, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, मैं अभी एक नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहा हूं, ये आप डिम्पल मक्कड़ जी हैं जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में आपका एडवाइज़र हैं और वहां पे आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये डिम्पल जी हैं, आप इनका फोटो साइड में देख सकते हैं और आप इनसे कभी भी कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और अपने लिए अच्छे से अच्छा इंश्योरेंस, आप चाहे वो टर्म प्लान है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे कोई भी आपका हेल्थ कवर है, वो आप इसमें ले सकते हैं। तो आपके सारे जो सवालों के जवाब वो मैम आपको दे देंगी। तो चलते हैं अगली वीडियो में और आप अपना इंश्योरेंस के लिए मैडम से आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद जो आर जोन के बाद जो दूसरा सेक्टर मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है कमर्शियल सेक्टर। कमर्शियल सेक्टर यहाँ पे सेक्टर नंबर 5, मतलब खरखोदा का जो सेक्टर 5 है उसको सरकार ने कमर्शियल के लिए एलोकेट किया है। कमर्शियल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर आता है रिटेल, मॉल, मार्केट, होटल इंडस्ट्रीज़ या होटल रेस्टोरेंट्स, इसके जैसी जो भी डेवलपमेंट है वो इस सेक्टर में हो सकती हैं। इसमें कुछ एरिया आपका जैसे रिटेल मार्केट और मॉल्स वगैरह के लिए भी और ऑफिस स्पेस वगैरह भी इसके अंदर डेवलप किए जाएंगे। चाहे वो गवर्नमेंट करे, चाहे कोई प्राइवेट एंटिटी करे, कोई भी इसके अंदर वो डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए ही रहेगा, इसमें इंडस्ट्री नहीं होगी। कमर्शियल और इंडस्ट्री दो अलग अलग चीज़ें हैं। कमर्शियल का मतलब मैंने आपको भी बताया, रिटेल मॉल्स वगैरह ही इसके अंदर काउंट होते हैं, या फिर आपके होटल्स और इंडस्ट्रीज, होटल जो आपका है रेस्टोरेंट वगैरह वो काउंट होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेक्टर 8 की। सेक्टर 8 को गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट जोन बनाया है जो कि बिल्कुल केएमपी के साथ अटैच है और उसके दूसरी तरफ मारुति कार का प्लांट है। क्योंकि सबको पता है कि आसपास में जब इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की एक अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, जिसके द्वारा जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स होता है, वो वहाँ पे रेस्ट एरिया बनाया जाता है, पार्किंग्स बनाई जाती हैं। तो इसलिए, और बड़े बड़े जो लोग आते हैं जाते हैं तो टैक्सियों का आना जाना काफ़ी रहता है, तो उस एरिए में ट्रांसपोर्ट जोन की सुविधा भी दी जाती है। तो वो ट्रांसपोर्ट जोन यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेक्टर 8 में बनाया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सेक्टर 3 और 3A की।
तो सेक्टर 3 और 3A हैं, ये बेसिकली ओपन स्पेस हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए हैं। ओपन स्पेस का मतलब ये है कि इसके अंदर किसी भी तरह की रेजिडेंशियल या डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ना कोई इंडस्ट्रियल हो सकती है, ना कोई कमर्शियल डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अंदर हो सकता है तो क्या हो सकता है, इसके अंदर होएगा तो आपके पार्क्स बना दिए जाएंगे, प्लेग्राउंड बना दिए जाएंगे, स्पोर्ट्स एरिना बना दिए जाएंगे, स्टेडियम्स बना दिए जाएंगे, और इसके अलावा वाटर बॉडी और रिक्रिएशनल के लिए भी जो स्पेस दिया जाता है वो सेक्टर 3 और 3A के अंदर आता है। आप लोगों को अगर सेक्टर का मास्टर प्लान चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको मास्टर प्लान व्हाट्सअप कर देंगे और आप उसमें अपने देख सकते हैं कौन से सेक्टर कहाँ पे और किस लोकेशन पे आपका एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया सेक्टर 3 और 3A। इसके बाद सेक्टर 1 मैंने आपको बताया था, सेक्टर 1 में पब्लिक एंड सेमी पब्लिक आपका सेक्टर है। यहाँ पे पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटीज़ की चीज़ें आएंगी, जो भी जैसे आपका एजुकेशनल रिलीजन इंस्टीट्यूट्स हो गए, इसके अलावा आपका गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, आपका कोर्ट हो गई, पुलिस स्टेशन हो गए, और कोई भी एजुकेशनल और आपका मेडिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, कोई भी आपके इंस्टीट्यूट लगाना चाहता है या कोई भी उसके अलावा जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो बेसिकली पब्लिक और सेमी पब्लिक होती हैं। तो ये तो ओवरऑल मैंने आपको खरखोदा का सारा मास्टर प्लान समझा दिया है। फिर भी आप लोगों को कोई अलग से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये नंबर साथ के साथ आपका कॉर्नर पे भी फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पे भी आप कॉल करके आप हमसे डिटेल ले सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी आपको, हम मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग या कोई बिल्डर्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ डिटेल चाहिए तो वो आपको कॉल करने के बाद मिल जाएगी। अब बात करते हैं सेक्टर्स, तो मैंने बता दिया। अब इन सेक्टर्स को कनेक्ट कैसे करेगी गवर्नमेंट? इन सब को कनेक्ट करने के लिए सरकार ने 2 बाईपास का निर्माण किया जो 334B से लेके IMT तक जाएगा, वो 60 मीटर वाइड रहेगा। एक आपका स्टेट हाईवे 25 जो खरखोदा से रोहतक जाता है रास्ता, उस रास्ते से स्टार्ट होएगा और वहाँ से लेके आपका KMP तक कनेक्ट करेगा, वो भी आपका 60 मीटर वाइड रोड होने वाला है। तो इन रोडों के बीच में ही सारे सेक्टर आपके एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और इसके अंदर ही वो सारे सेक्टर आ जाएंगे। ये सेक्टर्स आप आपस में 45 to 60 मीटर के रोड से एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बेसिकली एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के बीच में तो 45 मीटर का रोड रहेगा या 60 मीटर का रोड रहेगा, जो कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी बेहतर करते हैं, ताकि आपको एक सेक्टर से बाहर जाने के लिए या बाहर निकलने के लिए सुगम और सरल रास्ता मिल सके। इसके अलावा जितनी भी ज़मीन बच गई जो खरखोदा हल्के के अंदर आती है या खरखोदा के मास्टर प्लान के अंदर आती है, वो सारी की सारी आपकी एग्रीकल्चर जोन में आती है। इसमें कुछ एरिए मैंने आपको पहले बताया था वाटर बॉडी के लिए और आपका आर्टिफिशियल लेक के लिए भी सरकार ने छोड़े हैं। तो आप अपने लिए कोई एग्रीकल्चर ज़मीन देख रहे हैं तो उसमें मास्टर प्लान के तहत आप उस ज़मीन का मुआयना ज़रूर कर लें। कहीं आप इंडस्ट्री के लिए देख रहे हैं और वो वाटर रिसोर्सेज और आपका आर्टिफिशियल लेक में ना हो, वहाँ पे आपके CLU नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। अब मैं बताता हूँ CLU क्या था। काफ़ी लोगों ने CLU मैंने कई बार बोल दिया था, आपको सोचना होगा CLU क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। एग्रीकल्चर लैंड को किसी भी यूज़ में लाने के लिए CLU करवाना होता है, जिसे हम चेंज ऑफ लैंड यूज़ बोलते हैं। इसका मतलब होता है CLU। जैसे बिल्डर है कोई, अगर उसको CLU कराना है तो मतलब वो अगर रेजिडेंशियल लेके आ रहा है किसी में तो रेजिडेंशियल का CLU करवाएगा। तो ये तो था दोस्तों खरखोदा का मास्टर प्लान 2041, जिसके तहत मैंने आपको इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और अदर सेक्टर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया है। फिर भी आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए तत्पर है। अब लास्ट में जाते जाते, अभी मुझे पता है लोगों को रेजिडेंशियल के बारे में ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो वो भी मैं आपको जाते जाते एक छोटा सा एक पैराग्राफ के तौर पे बता देता हूँ कि किस सेक्टर में कौन सा बिल्डर आ रहा है और कितना डेवलप हो चुका है। तो शुरुआत करेंगे R जोन की। पहला सेक्टर जो डेवलप होना स्टार्ट हुआ है खरखोदा का वो है सेक्टर 2। सेक्टर 2 के अंदर बेसिकली अभी हाल फिलहाल एक बिल्डर है जो है नेक्स्ट्रा सिटी, जिसका फेज़ 1 और फेज़ 2 डिलीवर्ड है ऑलमोस्ट, और फेज़ 3 फेज़ 4 आने की अभी संभावनाएं चल रही है, जिसके लिए उन्होंने लैंड का कुछ अपना एग्रीमेंट्स वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं।
इसके अलावा 2 बिल्डर और हैं जो कि अननेम्ड हैं, जिनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। उन लोगों ने भी साइड में ज़मीन लेके उनसे एग्रीमेंट कर लिया है किसानों से। बेसिकली अब जो ये बिल्डर सेक्टर 2 के अंदर है, इनमें कोई भी बिल्डर सेल्फ लैंड लेके नहीं आ रहा है। ये सारे के सारे बिल्डर सिर्फ किसान के साथ कोलेब्रेशन करके आ रहे हैं, मतलब ये डेवलप करेंगे और किसान के साथ ज़मीन शेयरिंग में या आपका लैंड शेयरिंग में प्लॉट डेवलप करके देंगे। डेवलपमेंट बिल्डर की होगी और कुछ प्लॉट उसमें किसान को मिल जाएंगे, कुछ अपना आपको बिल्डर को मिल जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो ये ध्यान रखें कि बिल्डर की ओन लैंड है, परचेज लैंड है, या उसने किसान के साथ कोलेब्रेशन किया हुआ है। तो कोलेब्रेशन करते वक्त आप लोगों को बिल्कुल अप्रूव्ड होने के बाद ही खरीदना चाहिए, क्योंकि कोलेब्रेशन के एग्रीमेंट में काफ़ी सारी क्लोजेज होते हैं। क्या वो क्लोजेज के तहत आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो वो क्लोजेज जब तक आपका CLU ना हो जाए तब तक आपका उसमें हाथ डालना सेफ नहीं होता है। तो और अगर किसी बिल्डर ने लैंड परचेज करके CLU लगाया है तो वो एक अच्छा विकल्प माना जाता है। तो क्योंकि उसमें बिल्डर के पास खुद की ज़मीन होती है तो उसको किसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। अभी खरखोदा के अंदर एक बिल्डर ऐसा है जिसने CLU भी किया था, CLU के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो फाइल रिजेक्ट हो गई। वहाँ पे किसानों का कोई डिस्प्यूट आ गया और वो प्रोजेक्ट पिछले 1 से 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए कोलेब्रेशन की जो भी ज़मीन आप खरीदें, कोलेब्रेशन के किस भी बिल्डर में हम जाएं, तो ये ध्यान रखें जब तक उनका CLU कन्फर्म ना हो जाए, तो तब तक उनका जब तक लाइसेंस ना आ जाए बेसिकली, तब तक आप उसमें खरीदने से बचे। बाकी आपका डिसीजन, आपके पैसे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मेरी आपको राय थी, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि डिस्प्यूट के बाद फिर ना तो आपको पैसा वापस मिलता है, ना बिल्डर आपको एंटरटेन करता है ढंग से। तो इसलिए एटलीस्ट लाइसेंस आने के बाद आप EOI जरूर सबमिट करा दें, या फिर बिल्डर के पास ज़मीन की ओनरशिप हो। इसके बाद है सेक्टर 4। सेक्टर 4 में भी 2 बिल्डर हैं। एक है ऋषिका रितम काउंटीज, जो कि आपका लगभग डिलीवर हो चुका है, पोजीशन उसकी होने वाली है और वो भी रेडी है। उसके अंदर 9 मीटर के रोड हैं और प्लॉट्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा है, इससे आगे आधा किलोमीटर चलने के बाद एक सोसाइटी है, 12 मीटर पे बनने लग रही है, अभी नई है। उसमें कुछ लैंड बिल्डर के पास है, कुछ का उसने कोलेब्रेशन किया है। लगभग 19 एकड़ की लैंड है और वो है आपका ओरियन टेक पार्क के नाम से, जिसका लाइसेंस अभी आ चुका है। तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट EOI डाल सकते हैं, क्योंकि उसका लाइसेंस आ चुका है। 12 मीटर के उसमें रोड हैं। अब इसके बाद चलते हैं सेक्टर 6 में। सेक्टर 6 बहुत ही आज की डेट में हॉट मार्केट चल रही है सेक्टर 6 की, क्योंकि वहाँ पे एक बिल्डर आया हुआ है गुड़गांव का, जिसका है नाम है स्काई मार्क्स। उस स्काई मार्क्स ने यहाँ पे मोर देन 100 एकड़ लैंड खरखोदा में परचेज कर ली है। अगर मैं लैंड बैंक के हिसाब से बात करूँ तो खरखोदा में इससे बड़ा लैंड बैंक आज के डेट में किसी भी बिल्डर द्वारा परचेज नहीं किया गया है, चाहे वो नेक्स्ट्रा सिटी ही क्यों ना हो, क्योंकि नेक्स्ट्रा सिटी भी ऑलमोस्ट कोलेब्रेशन एग्रीमेंट पे ही है, परचेज्ड एग्रीमेंट पे नहीं है। तो खरखोदा के अंदर जो सबसे बड़ा बिल्डर आएगा वो स्काई मार्क्स है, और उनकी डेवलपमेंट और क्लब फैसिलिटीज़, जो भी मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं जो गुड़गांव वगैरह में दी जाती हैं, वो स्काई मार्क्स के ओनर कमिटेड कर रहे हैं। इनका फेज़ 1 की बुकिंग और फेज़ 2 की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो वो भी आप नीचे दिए नंबर पे कॉल करके अपना EOI सबमिट करा सकते हैं। ये बेसिकली EOI रहेगा, इसके बाद आप अपना रेरा पे अपना अलॉटमेंट करवा सकते हैं। फिर सेक्टर 7 आता है। सेक्टर 7 में भी बहुत बड़ा लैंड बैंक स्काई मार्क्स के पास ही है। उसके बाद जो दूसरा बिल्डर आता है वहाँ पे वो आता है राजधानी काउंटी का, जिसमें आपकी डेवलपमेंट हो चुकी है, रेरा आ चुका है और पेमेंट प्लान 70-30 का है, और उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। वो भी जल्द ही रेडी टू मूव, मतलब 3 से 4 महीने में उसकी पोजीशन हो जाएगी। अब इसके बाद एक अपकमिंग साइट और है सेक्टर 7 में ही, जो ही आपकी लक्ष्मी सिटी के नाम से आने वाली है, जिसका लाइसेंस अप्लाइड है और जल्द ही उसका लाइसेंस आने वाला है। इसमें भी प्लॉट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमारे कॉल कर सकते हैं। इसमें भी आप EOI सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्टर 10। सेक्टर 10 के में आता है स्वर्णप्रस्था सिटी, जिसकी डेवलपमेंट भी लगभग आपकी हो चुकी है, और इस डेवलपमेंट में आपको इसमें भी अच्छा एक पेमेंट प्लान मिल जाता है। इसमें भी आप रेट्स वगैरह के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपकी अगली टाउनशिप आती है NV सिटी, जो सेक्टर 10A के अंदर है। 10A के अंदर इकलौती डेवलपमेंट चल रही है NV सिटी, जो लगभग 16 एकड़ में है, और इसका आपका रेरा भी आ चुका है। तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारी डेवलपमेंट है। रोड 10 और 12 मीटर के इसके अंदर होने वाले हैं। रेट्स वगैरह के लिए आप नीचे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया देता हूँ, 58,000 से लेकर 62,000 तक के रेट इसमें चल रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और A क्लास कंस्ट्रक्शन इसमें चल रही है। इसके बाद आता है सेक्टर 11
11 में अंदर कोई बिल्डर ने लाइसेंस नहीं लगाया है। सेक्टर 11A में एक बिल्डर आ रहा है जिसका नाम है मैजेस्टिक ग्रीन, वो भी अपना डेवलपमेंट लगभग 80% काम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका भी लाइसेंस आ चुका है। रेरा भी अभी जल्द ही आने वाला, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। पेमेंट प्लान काफ़ी कंफर्टेबल है और आपको रेट्स भी बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। इसके बाद है लास्ट एक 11A में एक लाइसेंस और लगा हुआ है जो कि आपका रोहतक रोड स्टेट हाईवे 25 पे पड़ता है, वो है सिद्धार्था डेवलपर्स का। सिद्धार्था डेवलपर्स की ये डेवलपमेंट रोहतक रोड पे दिखाई देगी जो कि सेक्टर 11A के अंदर आएगी। तो इस पर भी आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें आपको अगर लगता है आपको लोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हॉट एरिया वो नहीं कहलाता है। जो लास्ट एंड द लिस्ट बताऊं तो मैं सेक्टर 2A है जिसके अंदर इंडिया बुल्स, मतलब नरेंद्र गहलोत जी का नाम से जो लाइसेंस लगा वो इंडिया बुल्स वालों की ज़मीन है, वो भी जल्द ही शायद फरवरी में ही अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसके भी रेट आपके जल्द ही आपको लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग इंडिया बुल्स में भी इन्वेस्टमेंट डालना चाह रहे हैं तो आप लोग भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, जल्द ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आज की मैं हॉट मार्केट की बात करूँ, खरखोदा के अंदर जो सबसे ज़्यादा हॉट सेक्टर्स चल रहे हैं वो सेक्टर हैं 6 और 7, जिसके अंदर काफ़ी सारे बिल्डर, मेरे हिसाब से 6 से 7 बिल्डर इनको के अंदर, मतलब इस सेक्टर्स के अंदर आपका इन्वॉल्व हो चुके हैं, लैंड बैंक परचेज कर चुके हैं और डेवलपमेंट और लाइसेंस लगा चुके हैं। तो आज की डेट में हॉट सेलिंग है। इसके अंदर NVCT जो 10A के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं उन्होंने भी नया लाइसेंस अप्लाई कर दिया है जो कि आपका सेक्टर 6 में है। तो सेक्टर 6 में स्काई मार्क्स, NVCT, राजधानी, लक्ष्मी सिटी, इसके अलावा भी 2-3 और सेक्टर हैं। अगर आप लोग भी नए सेक्टर्स की डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको जो नीचे TCP हरियाणा का जो लिंक दिया आप उस पर जाके लाइसेंस की, दीनदयाल के लाइसेंस की लिस्ट में अपना देख सकते हैं कौन कौन से बिल्डर ने किस किस एरिया में किस किस साइज में लाइसेंस यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर उस इन्वेस्टर के पास पहुंच सके जो खरखोदा में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, और रेजिडेंशियल है चाहे एग्रीकल्चर है चाहे आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए देख रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब का बटन हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन लेके आता है और हम उससे इंस्पिरेशन लेके, आप लोगों का प्यार लेके हम आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। इसीलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, और अगली वीडियो जल्द ही आपके पास आएगी। अगर आप लोग भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आप इसके बारे में क्या डिटेल जानना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद,